नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड के साथ, नई जानकारियों के साथ। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में आपको दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस एपिसोड की। शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा के बीपी पाल ऑडिटोरियम में हाल में 10वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। मकसद ये था कि किसानों तक कैसे गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचाया जाए। इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और मंथन हुआ। तो आइए दिखाते हैं इस आयोजन की एक झलक। दिल्ली स्थित पूसा के बीपी पाल ऑडिटोरियम में 10वीं राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चला। इस कार्यक्रम में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार, डॉक्टर DK यादव, अपर महानिदेशक बीज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं देश भर के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस बार कॉन्फ्रेंस का थीम था किसानों की समृद्धि के लिए गुणवत्ता बीज। गौरतलब है कि किसानों की आय दोगुनी करना एवं देश खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए इस दिशा में ये एक सार्थक प्रयास है। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि जब तक किसानों तक गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध नहीं होगा, तब तक खाद्यान्न में और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। मेरे साथ है संजय अग्रवाल जी है, सेक्रेटरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के। सर, आज जो 10वां बीज कांग्रेस जो आयोजित किया गया, सर क्या इसका उद्देश्य है? ये 10वां बीज कांग्रेस वार्षिक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, एग्जीक्यूटिव विश्वविद्यालयों के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, सीड कंपनियों के लोग, स्टेट कंपनी के जो सीड सर्टिफिकेट एजेंसीज होती हैं उनके लोग, सभी लोग एकत्र होते हैं और डिफरेंट विषयों पे चर्चा करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आय दूनी करने का सपना लिया है, उसमें क्वालिटी सीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार के आयोजन का जो टॉपिक रखा गया है कि गुणवत्ता युक्त सीड, क्वालिटी सीड फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी के लिए, फार्मर्स की इनकम आय करने के लिए, उसी सारे बिंदुओं पे यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सीड हेल्थ कैसे मेंटेन की जाए, सीड जो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेशनल लॉन्च होती है कितनी फास्टर सीड तक पहुँच पाए और क्या सीड वैरायटी होनी चाहिए, उस पर सारे साइंटिस्ट चर्चा करेंगे 2 दिन। उसकी रिकमेंडेशंस जो आती हैं उसको हम और ICR डिस्कस करते हैं। उसको किसानों की प्रॉस्पेरिटी, किसानों के हित में देश में आगे ले जाने की बात की जाती है। आज जो सारी चर्चा लेके आई, क्वालिटी सीड को निर्भर करने के लिए हम उसके ट्रेसिबिलिटी में विषय पे ऐड किया जाए। DNA ट्रेसिबिलिटी के माध्यम से एक सिस्टम बनाने के लिए उस पर भारत सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लेके आया जाए। साथ ही साथ जो वैरायटी लॉन्च होती हैं वो फार्मर फील्ड तक कितनी फास्टर तरीके से जा पाए, कैसे पहुंच पाए, मिनीकेट के माध्यम से या क्या इंटरफेस करके, वो सारी चीज़ पर यहाँ पर चर्चा करें, टेकअप करके लेके जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट सीड की हेल्थ और सीड को कैसे रखा जाना है, क्या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी की गई, सीड विलेज प्रोग्राम जो पल्सेस को संस्कृत लेके आए, उन सब पे काफ़ी चर्चा करके एक संस्था आएंगी। दो संस्थाएं को हमने नोडल बनाया था, एक NSRTC जो वाराणसी की संस्था है, एक उसको, और दूसरा DSST जो ICR की संस्था है उसको। इन दोनों के संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। इसको फंडिंग भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी करता है, जिससे सब लोग एकत्र हो पाएँ, चर्चा कर पाएँ, आयोजन किया जा पाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि संस्थान अच्छे बीज के लिए एवं किसानों तक वितरण के लिए प्रयासरत है। उद्देश्य यही है कि बीज में गुणवत्ता किस तरीके से बजाय रखा जाए और नए बीज को किसान के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, और इसके ऊपर और शोध की क्या आवश्यकता है और नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करके हम बीज का गुणवत्ता को और बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है। और ये उद्देश्य है कि भारत में जो बीज का आवश्यकता है उसको पूरा करके किस तरीके से हम निर्यात बीज कर सकते हैं, और उसके लिए किसान को भी और प्रयास करना पड़ेगा और उसको भी फ़ायदा उससे मिलेगा।
और तो मोटा मोटी उद्देश्य यही है। इसके बारे में अतीत में चर्चा हुआ है। इस बार का जो मुख्य बिंदु रहा है कि हमारे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे बात हुआ ट्रेसेबिलिटी का, जो पहले हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। बीज कहाँ उत्पादन हुआ और उत्पादन होते होते कहाँ कौन से किसान के पास पहुँचा और किस प्रक्रिया से ये बनकर जा गया और कहाँ कहाँ किसके द्वारा ये मार्केट में पहुँचा, ये सारा तथ्य उसके मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगा किसान का। और उसके पता चलेगा कि अगर गुणवत्ता नहीं है तो कौन सा संस्था या कौन सा एजेंसी या कौन सा किसान कहाँ उत्पादन हुआ था और जिसके चलते उसका ये अच्छा बीज नहीं मिला, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। ये एक जो हमारे जोर दिया जा रहा है, ये एक नया चीज़ है। और दूसरी बात जो आज कर रहे थे कि क्या हम डीएनए का जो बार कोडिंग सिस्टम है कि उसका भी हम इस्तेमाल करके टेस्टिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कैसे बनाया जाए, हर ज़िला में कैसे बनाया जाए, ताकि ये बीज का गुणवत्ता के बारे में वास्तव तथ्य लिया जा सकता है और उसको मेंटेन करने में हम समर्थ हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा चल रहा है। और इसके साथ साथ जैसे स्टोरेज है और ट्रांसपोर्ट है और तो इसके दौरान कैसे बीज का गुणवत्ता को बजाय रखा जा सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार ने कहा कि क्षेत्र के अनुसार सही बीज कैसे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ अश्वनी कुमार जी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, इस बार जो 10वां बीज कांग्रेस आयोजित किया गया है, सर पहले और इस बार के क्या कोई अंतर आप देखते हैं सर? भारत सरकार जो है हर साल नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन करती है, जिसमें देश भर के साइंटिस्ट, देश भर की एनफोर्समेंट एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसीज, ये सब मिलके साथ में डिस्कस करते हैं सीड के विभिन्न पहलुओं पर, सीड क्वालिटी पर, सीड हेल्थ पर, सीड की लैब पर, इन सब चीज़ों पर गहन अध्ययन किया जाता है और अब के सभी लोगों के अपने अपने नए नए विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सबको ज्ञान बढ़े और हम बढ़िया तरीके से एनफोर्समेंट कर सकते हैं, सीड की गुड क्वालिटी सीड जो है किसान के पास पहुंचा सके। ये 3 दिन का आयोजन है जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है और इस आयोजन में सारे देश के साइंटिस्ट जो सीड से रिलेटेड हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी न्यू वैरायटी और सीड जो है किसान को मिल सके और किसान जो है अधिक से अधिक पैदावार ले सके। डॉक्टर डी.के. यादव ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से कहा कि मेरे साथ डी.के. यादव जी हैं, सीड्स डिपार्टमेंट के एडीजी हैं। सर, आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, सर क्या उद्देश्य है? आज जो कार्यक्रम जो आयोजित किया है वो मेनली जो हमारा जो डीएसी का एक संस्थान है, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में, उसका एक मैंडेट है कि हर वर्ष वो एक नेशनल सीड कांग्रेस कराएंगे। तो ये उसी क्रम में 10वीं कांग्रेस थी और हर वर्ष ये किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय में या किसी आईसीआर के संस्थान में कराया जाता है। तो आईआरआई में ये इस 10वें सीरीज में दूसरी बार ये जो अधिवेशन है इसका आयोजन किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि वे गुड क्वालिटी सीड फॉर फार्मर्स प्रोस्पेरिटी, जो अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों की समृद्धि के लिए, ये उसका मुख्य ध्येय था। हम जैसे हमारे आईसीआर के जितने भी संस्थान हैं जो पुराने बीज की हम बात करते हैं, तो एक तो हमारा जो उसका जर्मप्लाज्म जो कंजर्वेशन का जो मुद्दा है कि वे पुराना जितना भी जर्मप्लाज्म है, रिलीज वैरायटीज़ है, उनको हमारे जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में हमारा जो जीन बैंक है उसमें हम कंजर्व रखते हैं। उसके अलावा भी जो विभिन्न संस्थान हैं, जितने भी हमारे जैसे कमोडिटी बेस्ड संस्थान हैं, गेहूं जौ का संस्थान जैसे हमारे करनाल का है, सरसों का भरतपुर में है, या दलहन का कानपुर में है, ऑयल सीड्स का हैदराबाद में है, मिलेट्स का हैदराबाद में, और ये सभी संस्थान जो है जितनी भी पुरानी वैरायटीज़ है हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी है उनको वो मेंटेन करते हैं। जहाँ तक नई वैरायटीज़ की बात रही तो नई वैरायटीज़ का मुख्य तौर पर जो हमारा ध्येय है वो ये है कि भाई नई किस्में जितनी भी आ रही हैं हमारे सिस्टम में वो जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुँचें, क्योंकि उनमें जो आमतौर पर जैसे आज की बात में हम जो जलवायु में चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर किस्में हैं जो उसमें वो
वो उच्च पैदावार वाली हैं। उसके अलावा जो क्लाइमेट रेजिलियंस उनमें ज़्यादातर किस्मों में जैविक और अजैविक दबावों के प्रति उच्च श्रेणी की जो है प्रतिरोधकता है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट 10वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस पर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और इस भाग में हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम ऐसे किसानों की कहानी आप तक लेकर आते हैं जिन्होंने कृषि जगत में कुछ बेहतर किया है और वो मिसाल साबित हुए हैं। आइए दिखाते हैं ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी। सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन गिरकर संभलने की ताकत ने कृष्णा यादव को हार को गले नहीं लगाने दिया। उन्होंने अपने पति के साथ खेती हर मजदूरी की। तो उस समय पे सब्जियों का दाम हमारा जैसे कि 50 पैसे 1 रुपए किलो, उस समय पे ऐसा दाम मिलता था। जब सब्जियों के भाव गिर गए तो किसान की लागत भी नहीं होती। लेकिन
तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हुआ है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में हर बार हम आपको अलग अलग फसलों के बारे में बताते हैं ताकि हमारे किसान उन फसलों को अपना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकें। आज भी हम आपके लिए ऐसी फसल की जानकारी लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट फार्मिंग इंडिया में। मेघालय भारत के खूबसूरत इलाकों में शामिल है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए हैं। खिली खिली धूप और अच्छी बारिश खेती के लिए सही वातावरण का निर्माण करती है। राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण है। बागवानी फसलों के लिए इसी तरह की जलवायु चाहिए। मेघालय चाय का नया हब बनता जा रहा है। अनानास की खेती भी प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में यहां 11,000 हेक्टेयर जमीन पर अनानास के बाग लगे थे और उपज रही थी 90,000 टन। देश की कुल अनानास उपज में मेघालय का हिस्सा 6.1% है। अनानास मेघालय की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है। गुणवत्ता के मामले में भी इसका जवाब नहीं। वैसे तो मेघालय के कई इलाकों में अनानास बोया जाता है, लेकिन पश्चिमी गारो हिल्स अनानास उत्पादन के मामले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिलहाल यहाँ 2,800 हेक्टेयर जमीन पर अनानास बोया जा रहा है, जिससे 23,000 टन से ऊपर पैदावार हो रही है। कमाल की बात तो ये है कि मेघालय का अनानास पूरी तरह जैविक है। यहाँ रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। अनानास की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। आमदनी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हालात पहले से बेहतर हुए हैं।
मैंने 2004 में अनानास की खेती शुरू की थी। मुझे हर साल 15-20 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। यह रकम हमारी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी परिवार के भरण पोषण में कुछ मदद हो जाती है। मेरे 8 बच्चे हैं, सभी बाहर पढ़ रहे हैं। किसी ने मुझे अनानास बोने की सलाह दी। बच्चों की देखभाल जरूरी थी। मैं अपने बगीचे से अच्छी कमाई कर रही हूँ। इससे परिवार चलाने में मदद मिलती है। कुछ महिलाएं भी अनानास उगा रही हैं। इन्हीं को ले लीजिए। ये पहले झूम की खेती करती थी, लेकिन कुछ साल पहले अनानास बोना शुरू किया। पति के निधन के बाद अनानास का ही सहारा है। आजकल ठीक ठाक कमाई हो जाती है, जिसकी बदौलत 4 बच्चों को स्कूल भेज पा रही हैं। वर्ष 2014 में बागवानी विभाग की सहायता से अनानास की खेती शुरू की। बाद में विभाग ने बगीचे मुझे सौंप दिए ताकि मैं स्वतंत्र रूप से खेती कर सकूं। पहले हम झूम की खेती करते थे, अब अनानास उगा रहे हैं। मैं अपनी फसल स्थानीय बाजार में ले जाती हूँ। पुरानी तकनीक को इसकी प्रमुख वजह बताया जाता है। वैसे भी मेघालय में अनानास पट्टीदार बगीचों में लगाया जाता है। ऐसे में खेती मुश्किल है और बुआई से पहले खेत की तैयारी उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह मैदानी इलाकों में। इसके अलावा बारिश का पानी उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है। पश्चिमी गारो हिल्स इलाके में लोगों को तकनीकी जानकारी उतनी नहीं है। उन्हें आधुनिक तकनीक समझने में दिक्कतें हैं, इसलिए वे आमतौर पर पुराने तरीकों से ही फसलें उगाते हैं। Farming techniques that they do for this pineapple cultivation is very outdated. किसान उच्च और आधुनिक वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाते, पुरानी पड़ चुकी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। गारो हिल्स के अनानास में विश्व बाजार तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि इसकी सीमा बांग्लादेश, वर्मा और भूटान से लगती है। यहाँ के उत्पाद का प्रसंस्करण भी नहीं होता। मेरा मानना है कि कंपनियों को यहाँ आना चाहिए और मूल्य वर्धन करके दूसरे उत्पाद बनाने चाहिए। This can be one of the most challenging as well as an opportunity for many entrepreneurs. अच्छी बाजार व्यवस्था का ना होना भी अनानास किसानों की कम आमदनी की एक बड़ी वजह है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही यहाँ भी किसान बिचौलियों के हाथों फसल बेचने पर मजबूर हैं। ज्यादा मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं और किसान के हाथ कम पैसे लगते हैं। Our farmers are not getting the right price for the product. किसानों को ज्यादा भाव नहीं मिल पाता। बाजार भाव और किसानों को मिले दाम में बड़ा अंतर है। ज्यादा मुनाफा बिचौलियों को होता है। अधिक किसान फसल बेचने का व्यावसायिक तरीका नहीं अपनाते। Middlemen are getting the maximum benefit. बहरहाल मेघालय में अनानास की उपयोगिता और गुणों के बारे में जागरूकता लाने के लिए अनानास खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस तरह की प्रतियोगिताएं आमतौर पर पर्यटन मेलों में आयोजित की जाती हैं। मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अनानास का सेवन करें। इससे मांग बढ़ेगी और अनानास किसानों को फायदा होगा। इस तरह अनानास की खेती मेघालय में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का कारण बन सकेगी।
इंडिया में ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आपके पत्र और ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।